especially in higher education institutes. If we are in such position, so no doubt we are sometimes parents of students above age 10 or 5 or 15 maybe, and as well as we are a society member. So it is very important to understand how learning process occur and what are the different characteristics of learner we have to take up in our mind. अभी जो पहले सेशंस हुए हैं आपके, आप लोगों ने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स डील किए होंगे कि कैसे हमें टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट बनना है. जस्ट अ मिनट कृष्णा, क्लोज कर बोर्ड को और ये केबल हटा दीजिए. हमने बहुत सारे डिस्कशन करे कि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं, कैसे हम लेक्चर्स ले सकते हैं, कैसे हम टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं, एक्टिविटी में इंगेज कर सकते हैं. हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस देखे, समझे, सीखे. हाँ, ऑनलाइन इमीडिएटली इवैल्यूएशन हो सकता है इंटरेस्टिंग वे में, कि आप इधर इवैल्यूएशन कर रहे हैं और उधर वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है. बहुत सारे गेमिफिकेशन बेस्ड टूल्स आपने देखे होंगे फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन ऑल्सो. एक तरफ हम ये सारी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ कंडीशन क्या है, ये सीन. You all are very much familiar with this one. मैं अपने हर प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड दिखाना चाहती हूँ. क्यों? अभी इंडिया टुडे वाले एक सो सॉरी बनाए हुए हैं. वो सो सॉरी एक डिस्प्ले करते हैं न्यूज पे. आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कोविड वायरस कह रहा है कि हम आ गए अपनी टीम के साथ, और तो उसमें वही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान, उसका एग्जाम्पल लेते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दिखाते हुए कि नहीं हम तो कोविड ठीक कर देंगे, सब कर देंगे, दिखाया जा रहा है. हमारे पास NEP 2020 है, बहुत सारे लेक्चर्स भी होंगे और ये जो हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं ये भी उसी के कंसेप्ट में हो रहे हैं. सारे का सारा सेंटर के नाम, उनकी फंडिंग, सब कुछ NEP 2020 के बेस पे चल रही है. वहां पे स्किल की बात की गई है, लेकिन अभी भी हम अपने स्कूल्स में ये सिचुएशन देखते हैं. और मैं आज आपको अपने सुबह का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ. एक 8 साल की बच्ची है, वो एक स्कूल में, उनके पेरेंट्स क्वार्टर में, बगल में क्वार्टर था तो छोड़ने निकले, मैं जल्द बाहर निकली हुई थी. तो 7:15 पे उनको वहां स्कूल पहुंचना है. उसने एक बहुत बड़ा सा बैग ले रखा था और उनके फादर जो है वो उनको छोड़ने जा रहे थे. स्कूल है, पढ़ा रहा है और पढ़ाने के बाद ये कंडीशन बना रहा है. और उस बच्चे का जो स्कूल सुबह जा रहा होता है उसका फेस भी हमें देखना पड़ता है. क्यों? और 2 बेल होती हैं, एक स्कूल में एंट्री की बेल होती है और एक स्कूल में छुट्टी के समय की बेल होती है. बच्चे के दिमाग में वो जो बेल है, उन बेल एक ही बजती है, साउंड सेम होता है. लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं और हम कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं स्कूल से भी, और कभी कभी हम लोग तो स्पेशली मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहती हूँ प्राइमरी सेक्शन से, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा केयर और सबसे ज्यादा ट्रेनिंग बच्चों को वहीं पे जरूरत है. तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको एज ए लेक्चर मत लीजिएगा, और जो ऑनलाइन एजुकेशन के जो बेनिफिट्स हैं, जो हम प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, उसके जो मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, दोनों ही हैं, चल रही हैं. आप इस पूरे जितना भी हमारा डिस्कशन होगा, ये लेक्चर भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं. आप अपना माइक अनम्यूट करिएगा मेरे सामने, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ. आप मुझे कोई भी क्वेश्चन होगा वो पुट अप करिएगा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और वो तुरंत उसमें डिस्कशन कीजिएगा. क्यों? क्योंकि ये पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं है. ना तो मैं कोई पढ़ाने वाली पोजीशन में हूँ, बहुत सारे आप मुझसे सीनियर भी हो सकते हैं, और
ना आप पढ़ने की पोजीशन में हैं। हमें एक ऐसा डिस्कशन करना है जहाँ पे हम ये बिना जाने कि बच्चा सीखता कैसे है, और दूसरा ये भी नहीं समझने को तैयार है कि हमें सिखाना क्या है बच्चे को। ये दो बातें जाने बिना हम अपना सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में कभी हम जॉब कर रहे हैं, कभी हम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। हमारे टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को हमें फुलफिल करना है। हमारा एनुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। आप लोग सब लोग पीबीएस या कैस, उसके लिए ये प्रोग्राम हम लोग रजिस्टर करते हैं। तो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इस स्टेज पे चल रहा है, चलता है। लेकिन ये एलिमेंट्री स्टेज पे स्पेशली नहीं होना चाहिए। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट एंड एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। आप अपनी सोसाइटी में अगल बगल देख लीजिए, स्कूल की स्ट्रक्चर देख लीजिए, यही कुछ चल रहा है। द फर्स्ट चैलेंज बिफोर अस इज टू मेक इक्वल हैप्पीनेस बाय द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड एट द टाइम ऑफ एग्जिट। I think it is the toughest task for ourselves. ये कभी नहीं हो पाएगा कि बच्चे एंट्री के समय भी उतनी खुशी से जाएं, उस बेल को सुने तो वो भी खुशी का वो एक ऑरा क्रिएट करे, और जब वो एग्जिट वाली बेल बजती है तो भी वो खुशी का एक ऑरा क्रिएट हो। दूसरा, हमें पढ़ाना क्या है? नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी मैंने आपसे डिस्कस किया। वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि हमें बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। आपके सामने है कि क्या चेंज करना है। कंटेंट बेस्ड चीजें नहीं होनी है। और उस स्लाइड में देखे कि बच्चे ने बैग में क्या भर रखा था? कंटेंट ही था। कोई ऐसी चीजें नहीं ले रखी थी जिससे कि वो कुछ स्किल सीखने वाला था। रूट लर्निंग को कम करना है और किधर स्विच ओवर करना है? टू अ स्किल और कॉम्पिटेंस बेस्ड लर्निंग that helps learner to apply the concepts learned in real life situation. अब हम real life situation में हम लोग तो जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या अभी सीखा, मैंने बताया कि आप लोग पहले लेक्चर में अभी क्या सीख रहे थे, ऑनलाइन कैसे लेक्चर लेनी है। इवन कुछ लेक्चर मैडम ने करवाए होंगे कि ये मूक्स क्या है, क्योंकि अभी हमें क्या है, जरूरत भी नहीं है रियल लाइफ में इंटरैक्ट करने की। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म से हम क्रेडिट अर्न कर सकते हैं और उन क्रेडिट को हम यूज कर सकते हैं। स्किल्स भी गेन कर सकते हैं बहुत सारी। ठीक है, स्किल्स कैसी? हमने सीखा होगा कि हम कैसे ऑनलाइन क्वेश्चन क्रिएट करें, ऑनलाइन एग्जाम करा लें बच्चों का, गूगल क्लासरूम कैसे क्रिएट कर लें, या बहुत सारे ऑनलाइन के अलावा ऐसे भी प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत सारे आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे। अभी आज से कल तक में हम भी 2-4 का नाम लेंगे। मैं बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो काम चल रहा है वो बेसिकली मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन इसलिए है क्योंकि वहां पे हमारे बच्चे, मैं हमारे बच्चे इसलिए कह रही हूँ एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, उस प्रोसेस की वजह से हमारे बच्चे अपनी लाइफ को खत्म कर दे रहे हैं। तो हमारा पहला टारगेट ये है हमारी लर्निंग का कि हमें क्या पढ़ाना है। एनईपी ने भी कहा है रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करें। यू कैन सी द स्लाइड एंड लास्ट लाइन इज concepts learned in real life situation. तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो ये सिखाता है कि अपनी लाइफ को खत्म कर देना इज अ बेटर ऑप्शन? और कल मैं आप लोगों से डिटेल में बात करूंगी, एनसीआरबी के डेटा आपको दूंगी। हमारे कितने बच्चे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं? क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनका आईआईटी जी नहीं हुआ, नीट में एग्जाम नहीं हुआ, अगर आईआईटी में एडमिशन हो गया तो लो इंटरनल मार्क्स मिले, इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं, या सब कुछ हो गया, घर पे टेंशन्स हैं, ठीक है, तो वो सुसाइड कर रहे हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट कमिट कर रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो क्या हमने यही सिखाया है? और आज तो हम ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे हैं, आपके सामने स्लाइड है। अब हम सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पोजीशन में है कि ये सारी चीजें मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, मैंने यहाँ पेस्ट नहीं किया है और मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहती। आप
दो चीजें जरूर पढ़िएगा। एक स्टीव जॉब्स, आप जानते होंगे स्टीव जॉब्स को, उनकी एक स्पीच है, एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उन्होंने दिया है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो बहुत इजीली आपको मिलेगी, आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, बोथ। उन्होंने इंग्लिश में दी है बट उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। और दूसरा अब्राहम लिंकन, आप उनको पर्सनालिटी को भी जानते होंगे। उन्होंने जब उनका बेटा स्कूल गया तो उन्होंने अपने उनके टीचर्स को एक लेसन दिया कि हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप हमारे बच्चे को क्या क्या सिखा दीजिए। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि बच्चा को क्या क्या सिखाना है। तो सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ लाइफ सिखानी है, लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है। स्टीव जॉब्स वाला नाम उन्होंने भी कहा था अपने लेटर में, आप पढ़िएगा। स्टीव जॉब्स ने स्कूल छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, कोई पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। तो पढ़ाई में फेल हो जाना इतना जरूरी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारी लाइफ है। तो उस लाइफ को कैसे हम बच्चों को सिखा दे, वही सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये भी जानना होगा कि व्हाट आर द, मैं एजुकेशन एरिया से हूँ और मैम ने इंट्रोडक्शन में बताया है, तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ लर्निंग अकर्स। So we will discuss in coming slides about the concept and characteristics of learning, factors affecting process of learning. What are the factors are responsible? अब देखने को मिल रहा है, हम मोबाइल चलाएंगे, ठीक है, बच्चे तुम मेरे बुक पढ़ो एज ए पेरेंट्स, और मुझे इस विषय में कहने में कोई भी संकोच नहीं हो रहा है कि हम सब जितने यहाँ जुड़े हुए हैं, हम ये सब खुद कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। हमें क्या चलाना है, तुम जाके काम करो, होमवर्क करो और या पढ़ाई करो, किताब दे रहे हैं, हाँ किताब भी खरीदेंगे, और हाँ स्कूल भी देता है ना बंडल ऑफ बुक्स। और प्राइवेट स्कूल के तो बुक्स के रेट इतने हैं कि हमें लगता था कि हमारी तो पढ़ाई जो है उस उन लोगों के 1 साल की पढ़ाई में हमारी पूरी 10th तक पढ़ाई हो गई रही होगी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर यही है कि बच्चा, हम लोग इसको विकैरियस रीइंफोर्समेंट नाम देते हैं, बच्चा आपसे सीख रहा है, अपनी सराउंडिंग से सीख रहा है, तो उसको मेंटेन करना है। हम मोबाइल चलाएंगे, हम सोशल मीडिया पे रहेंगे दिन भर और हमारा बच्चा मोबाइल ना देखे, इट इज नॉट पॉसिबल। अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग की अप्रोचेस क्या क्या है, व्हाट आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर। हम सभी बच्चों से एक तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। इवन जो एक ही फैमिली में एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, जेनेटिकली उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है, बट आप सबको पता है कि उनके डिफरेंट अचीवमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, अ प्रोसेस ऑफ रिलेटेड विद बायोलॉजी। बायोलॉजी के एरिया से जो लोग होंगे वो समझ रहे होंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं एक फैमिली के बच्चों में भी, और आप सभी जानते भी होंगे, सब रिलेट भी कर पा रहे होंगे। आप सभी जितने भी सिबलिंग्स होंगे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो हमें ये भी समझना है। कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। कॉजेज मैंने डिस्कस कर दिया है, बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाय जेनेटिकल मेकअप एज वेल एज एनवायरनमेंट। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, अलग अलग तरह की लर्निंग स्टाइल्स होती हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। एंड रोल ऑफ कल्चरल रेलेवेंस ऑन लर्निंग, जो मैंने डिस्कस किया, हमारी कल्चर क्या है उसको भी हमें डिस्कस करना है कि हम उस कल्चर से कैसे रिलेट करें और किस तरह से हम उसको देखेंगे। कल्चरल रेलेवेंस पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि शायद हो सकता है बाद में टाइम कम होने की वजह से हम जल्दी की वजह से उसको स्किप कर जाएं, या मेरे दिमाग से भी निकल जाए कि हम कल्चर के बारे में क्या डिस्कस करना चाहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, अभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम सभी लोग, देखिए आपका बर्थडे कब है, ये है, आपका बर्थडे कब है, ये है, केक कटेगा, कैंडल जो होंगी वो फूकी जाएंगी। तो अभी आईएएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ये भी श्योर नहीं हूँ कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि उसका कोई मेरे पास रेफरेंस नहीं है। तो उसमें ये भी पूछा जाता है कि हम बर्थडे मनाते समय कैंडल्स क्यों फूकते हैं।
जबकि हमारी कल्चर में तो दिया फूकना, मुंह से फूकना मतलब एक तरह से अशुभ माना जाता है, ठीक। और हम सब इससे रिलेट कर रहे होंगे क्योंकि एनईपी में तो बहुत सारा कल्चर की, अरे एनईपी नहीं, ऑल ओवर इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन कल्चर, हिंदू कल्चर, वैदिक कल्चर, ट्रेडिशन। एक समय ऐसा आने वाला है कि हमारे बच्चे, हाँ जैसे जो हमारा कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, दीपावली हमारे कैलेंडर में भले उस डेट को लिखी रहती है, तो क्या वो सेम डेट को मनाई जाती है क्या हर साल? होली क्या वो सेम डेट को मनाई जाती है हर साल? पार्टिसिपेंट्स, आप लोग बोलते भी रहिए जिससे मुझे लगे कि खाली मैं नहीं बोल रही हूँ। जी मैडम, नहीं ना? तो कहाँ से मनाई जाती है वो? हर साल डेट क्यों वैरी करती है? क्यों नहीं हम, जैसे योगा डे 21 जून, वो तो हमेशा 21 को मनाया जाता है। ये दीपावली और होली वैरी क्यों कर जा रही है? ये अलग अलग डेट पे कैसे हो जाती है? वैदिक कैलेंडर बेस्ड मैडम तिथि रहती है, हिंदू कैलेंडर में तिथि रहती है, तिथि के अनुसार वो दिवाली और होली मनाई जाती है। ठीक है, और हम में से अभी कितने लोग अपने बच्चों को उन कैलेंडर के बारे में बता रहे हैं या उन तिथि के बारे में बता रहे हैं, या किस स्कूल में बताया जाता है? किसी में भी नहीं, कहीं नहीं ना। So this is the important conversation for the role of cultural relevance. मैं आगे स्लाइड में जाऊंगी, लेकिन मुझे लगा था कि मैं भूल ना जाऊं, और मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे इसलिए रखना चाहती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों का बर्थडे तिथि से सेलिब्रेट कर, वो बर्थडे डेट को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, दोनों पे हो जाता है। तो जो मेरे यहाँ मेड आती हैं, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द हाउस हेल्प, हर तरीके से उन्हीं लोगों के कॉपरेशन से मैं अपना दोनों काम देख पा रही हूँ। मेरे बच्चे छोटे हैं, तो क्या कहते हैं, उन लोगों को बड़ा सरप्राइज होता है कि ये क्या है। बच्चा एक्सप्लेन करता है, क्योंकि बच्चे को तो मैंने बता दिया है कि ये आपका ये वाला बर्थडे है और ये वाला बर्थडे ये है, लेकिन उन लोगों को बहुत सरप्राइज होता है। अब आप सोचिए कि एक जनरेशन का गैप हो चुका है। हमारे पास जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, एनईपी को हम लोग न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बोलते हैं कभी कभी, तो आप अवॉइड करिएगा, इट्स अ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। नो डाउट इट इज न्यू, बहुत समय बाद मिली है। कब मिली थी पहली वाली? इसके 68 में 1586 उसका पीओए, रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था। तो एक बहुत बड़ा गैप हुआ है, और वो गैप इसीलिए काम कर रहा है, और वो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि जो आ रही है हाउस हेल्प, वो बहुत सरप्राइज होती है कि ये क्या है, ऐसे कैसे बर्थडे होता है। तो मुझे अब उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि ये होली क्यों बदल जाती है हर डेट को, ये दीपावली हर डेट को क्यों बदल जाती है हर साल, लेकिन आपसे इसलिए पूछना है बिकॉज यू आर द टॉर्च बियरर। आपको इस मैसेज को कम्युनिकेट करना है, कहाँ? अपनी सराउंडिंग में, जिससे कि हम कम से कम अपने बच्चों, एक जनरेशन में गैप हो चुका है, एक बहुत बड़ी जनरेशन गैप है 10 to 15 ईयर का, जिसको ये भी पता नहीं है कि हमें कुछ इस तरह के कैलेंडर के हिसाब से भी चलना होता है। क्लियर? सो हमें अपने लर्निंग टारगेट में कल्चरल को भी देखना है। किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज सर आप लोग देख लीजिए आपस में और उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, या क्या कहते हैं, खुद ही अगर मेरी बात सुन पा रहे हो सर तो आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए। आई थिंक नाउ इट इज ओके। नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे, ये ओल्ड मेथड है कि अभी भी है प्रॉब्लम। Participants, anybody from you are able to see? Now I think it's okay. Thank you. The old process is, हम क्या करते थे, there is input, हमारे पास input को हम लोग entering behavior बोलते हैं। So process of input, कुछ भी बच्चा है जो पहले से जानता है, हमारे क्लासरूम में आया with that particular entering behavior, हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, और हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं एट द एंड, टर्मिनल बिहेवियर। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में बात कही, क्यों कही? क्योंकि हम लोग का यही कंसेप्ट है कि हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल बिहेवियर। पहले उसको आउटपुट बोलते थे कि क्या निकला,
ये मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के साथ ये इंट्रोड्यूस हुई थी, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, बट ह्यूमन बीइंग आर नॉट द मशीन्स, उनकी लर्निंग completely different process है, so we have to understand that particular process. Okay, अब input process and output ये है. अब मैंने आपसे क्या कहा शुरुआत में, आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ पहले से पढ़ के आए हैं, बहुत सारे लोग आप मुझसे सीनियर भी हैं. हमारी कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, मैंने उसको भी डिनाई किया. हमने कहा हमारी कोई भी प्रोसेस नहीं चल रही है, हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं. द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू ऑल्सो. यू कैन प्लेस योर क्वेरीज, योर आर्ग्यूमेंट्स, योर थॉट्स. और मेरा टर्मिनल बिहेवियर आपसे क्या है, मैं बीच बीच में बताती रही हूँ. सबसे शुरुआत में कहा था कि जो थोड़ा बहुत भी गेन कीजिएगा, 1% भी, वो क्या कीजिएगा, उसको यूज करिएगा around your society, in your classroom, in your family. It is sufficient. मुझे आपसे बहुत कुछ इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए कि आप ये जो मैं पूरा पढ़ाऊं ये एज इट इज रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल हूँ, पूरा मुझे बताने में कैपेबल हूँ. ना तो मैं यहाँ पे कोई पेन पेंसिल टेस्ट लेने वाली हूँ, ना तो प्रीति मैम भी आपका पेन पेंसिल टेस्ट लेंगी कि आपको एज इट इज सब कुछ बताना होगा लास्ट में. नहीं, एक छोटा सा कोई एमसीक्यू होगा, बहुत सारे आपको 8-10 असाइनमेंट मिले होंगे, वो सब पूरे करने होंगे. आज कोई एक लीड कर रहा होगा जिसको कि वोट ऑफ थैंक्स बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी. ये सब चीजें आपकी हैं, वो आपका बिहेवियरल चेंजेस में चीजें जोड़ी जा रही हैं. बट मेरा आपसे टर्मिनल बिहेवियर के लिए एक्सपेक्टेशन केवल इतनी है कि आप थोड़ा सा कुछ जो भी सीखिएगा, सुनिएगा, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में जरूर लाइएगा. दैट्स इट, नथिंग एल्स. और अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो इट्स योर चॉइस. सो व्हाट इज लर्निंग? These are the theoretical concept about the learning. So any relatively permanent change in behavior resulting from experience is called as learning. So two words are very important. First one is behavioral change should be permanent. कोई भी ऐसा behavior जो permanent नहीं है उसको हम अंडर लर्निंग नहीं रखते हैं. मतलब अगर हमने कोई ड्रग्स किसी को इंट्रोड्यूस कर दी, या अल्कोहल का यूज हमने सब देखते हैं ना, अल्कोहल है, उसका इफेक्ट अगर किसी के ऊपर है, वो जो बिहेवियर कर रहा है, सो इट इज नॉट लर्न. यहाँ पे स्लाइड में एक चीज छूट गई है, पॉजिटिव बिहेवियर. अगर हम कहें हम कोई स्मोकिंग सिखा रहे हैं या ड्रिंकिंग सिखा रहे हैं, तो positive behavioral change, and it should be permanent, and it should be result of experience. So learning is the modification of behavior through experience and training. Training is very much important concept for the learning. Why? Because it is helpful in skill development. अब जैसे आज का जो ये मेरा लेक्चर है, ये मैंने 1 month मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है. हमने समर वेकेशन अपनी पूरी एंजॉय करी और कुछ भी कोई भी असाइनमेंट नहीं किया, इसलिए क्योंकि इधर उधर मूवमेंट भी था, कई जगह जाना भी था, बहुत समय के बाद बाहर निकल पाए थे, तो फिर कुछ नहीं किया. तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि आपको ट्रेंड होना है हर चीज में, और इवन लाइफ स्किल्स में भी आपको ट्रेन होना है. आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें क्या लर्न कराना है बच्चों को, ये भी इंपॉर्टेंट है. यहीं पे बात कर लेते हैं, शायद भूल जाऊंगी बाद में. और आप लोगों का भी क्या होगा, जैसे हम लर्निंग में ये भी कंसेप्ट करते हैं, हम लोग 3 घंटे की बात करेंगे ना. अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था कि हम लगातार 12 घंटे भी बोल सकते थे और आप लोग 12 घंटे सुन भी सकते थे. मान लिया आपके पास तो ऑप्शन है कि आप सुनो चाहे ना सुनो, माइक म्यूट कर दो, कैमरा ऑफ है, इंस्ट्रक्शन है, और नहीं भी सुनो तो चले. लेकिन मैं तो लगातार 12 घंटे बोल भी सकती थी, लेकिन हम 12 घंटे बोलते भी नहीं है. क्यों? क्योंकि लर्निंग के ही प्रिंसिपल हैं जो ये कहते हैं कि एक लेवल पे फटीग हो जाएगी. तो मैं इसीलिए, जैसे अभी आप फ्रेश मूड में हैं, सुबह है और सुबह का सेशन भी मिला हुआ है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ ट्रेनिंग की बात एनईपी के अकॉर्डिंग. और एनईपी की स्लाइड अभी हमारी पीछे निकली है, ये देखिए, मैं फिर से पहुंच जा रही हूँ वहां पे. क्या कहा? ये वहीं से लिया है, ये मेरा टाइप किया हुआ नहीं है, ठीक है. लर्निंग टू अ स्किल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, इस पे एक छोटी सी बात करनी है.
जो आप सब डील भी कर रहे होंगे और मैं अपनी सोसाइटी में देख रही हूँ, क्योंकि मेरी अभी वो स्टेज नहीं आई है, मेरे बच्चे अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं। स्कूल में क्या होता है, क्ले खरीद के लानी है, जैसे दुकान पे जाओ तो वो पता क्या, जैसे पूछो ना उनसे कि ये क्या है, तो वो कहते हैं वो आप नहीं समझोगे, वो स्कूल्स में चीजें हैं वो जो मंगाई जाती है प्रोजेक्ट में। तो दुकानों में ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जिनको हम पहचानते नहीं है, हमारी सराउंडिंग की नहीं है। तो अब्राहम लिंकन ने जो अपने सन के लिए टीचर को जो लेटर लिखा था एलिमेंट्री स्टेज पे, तो उन्होंने वहां पे ये भी रेकमेंड किया था उस लेटर में, उस लेटर को पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लेटर फॉर अ टीचर, मोस्ट ऑफ लेटर, इफ एनीबडी इज नॉट अवेयर, आई एम रिकमेंडिंग दिस फॉर यू। और इसको आज ही कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि उस समय, और वो लेटर कितना पुराना है, उस समय उन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि नो डाउट कि आप बुक्स पे फोकस करिए, जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उस पे फोकस करिए, लेकिन बच्चे को बाहर स्काई भी देखने दीजिए, कलर ऑफ स्काई, बर्ड्स की जो मरमरिंग है वो भी देखने दीजिए, और बाहर जो इन्वायरमेंट है, जो ग्रीनरी है, उससे भी उसको फैमिलियर कराइए। हमारे स्कूल में क्या चल रहा है, काहे की ट्रेनिंग चल रही है, ये ले आओ आज खरीद के, आज वो ले आओ, परसों ये ले आना, बहुत सारी चीजें स्कूल की पर्टिकुलर एक शॉप होती है वहीं पे मिलती है, वहां पे भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो पेरेंट्स आर ऑल्सो स्टडिंग इन द स्कूल्स लेवल। ट्रेनिंग क्या हमने किसी स्कूल में देखा, जैसे अभी मैं पहले तो लेक्चर्स के लिए हमेशा जाती थी, जैसे मैम ने बताया कि रिकॉर्डिंग के लिए भी गई, तो वहां पे जैसे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स होते हैं, हम रुकते हैं, तो वहां पे एक छोटी सी किट होती है, स्टिचिंग किट, उसमें धागा होता है, बटन होती है, निडल होती है। आप अभी की जनरेशन में, जैसे मैंने तिथि वाला एग्जाम्पल लिया, तो आप अभी की जनरेशन में बताइए, एनईपी 2020 5 साल आए हुए हो गए, और एनईपी केवल हमारे एमएमटीटीसी सेंटर्स पे एप्लीकेबल नहीं है, ये सोसाइटी के एलिमेंट्री स्कूल से भी है। क्या हम कभी बच्चे को सुई में धागा डालना सिखाते हैं? बटन अगर हमारी टूट गई तो, अब जैसे मान लिया हमारे पास सुई धागा है, वहां पे प्रोवाइड किया गया है, मैंने यहाँ पे ये एक हुक लगा है, ये मान लो टूट जाए, तो मुझे लगाना भी तो आना चाहिए ना, वहां तो मान लिया प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन मुझे उसको स्टिच करना ही नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए द टफेस्ट टास्क इज द इंसर्टिंग थ्रेड इन द निडल। तो हम वो भी प्रैक्टिस करा सकते हैं, उसके भी कंपटीशन करा सकते हैं। और सबसे अच्छा, मतलब आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल देती हूँ, क्या लड़कियां 10th में है, 12th में है, और उनकी पोनी उनकी मम्मा कर रही होती है, ठीक है, या कोई भी कर रहा होता है। सो व्हाट अबाउट दिस? सबसे अच्छा है कि छोटे बाल कर दो, सबसे पहला, मतलब पहला जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और लंबे बाल हैं तो हमने क्या ये पोनी नहीं सिखाना चाहिए क्या बच्चों को कैसे करते हैं? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड द फॉरेन एजुकेशन सिस्टम। आप कुछ वीडियोस अवेलेबल है ऑनलाइन यूट्यूब पे, जरा देखिएगा। जापानीज कंट्रीज में या चाइनीज कंट्रीज में एलिमेंट्री लेवल पे भी वो चीजों को ऑर्गेनाइज करना, अपने यहाँ पे भी कुछ स्कूल है, मैंने विजिट किए हैं, देखे हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं एलिमेंट्री, हाँ, शू लेसेस टाई करना बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। मैंने वैसे भी स्कूल देखे हैं जहाँ पे जो वहां पे जितने भी हेल्पर्स हैं वो क्या करती है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, देखिए उसकी शू लेस खुल गई तो उसको क्या कर देती है, टाई कर देती हैं। लेकिन सबसे पहले नर्सरी या प्ले ग्रुप, अब तो बच्चा 2.5 साल का हुआ तो उसको स्कूल में पहुंचना है, नहीं तो वो लेट हो गया, ऐसा हो गया। तो कुछ दिन बाद मुझे लग रहा है आफ्टर 10 ईयर जब तक हमें दूसरी एनईपी मिलेगी तब तक शायद ये हो जाएगी हॉस्पिटल से सीधे स्कूल में ही एडमिशन कराना है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का कुछ टाइम लिमिट है ना, कितना है, 21 डेज। तो मुझे लग रहा है कि 1 मंथ हो जाएगा कि यू शुड रजिस्टर इन द स्कूल ऑल्सो, अदरवाइज आप लेट हो जाओगे। लेकिन हम सिखा क्या रहे हैं और बच्चा को कौन सा मेंटल प्रेशर दे रहे हैं कि वो स्कूल के नाम से डरता है। सो दिस इज नॉट अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारे ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं और हमें स्किल बेस्ड टीचिंग पे जाना है। नो डाउट हमें जो मटेरियल है बुक्स में वो भी पढ़ाना है, बट इट शुड बी रिलेटेड विद आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो अ चेंज इन ह्यूमन डिस्पोजिशन और कैपेबिलिटी दैट not simply referable to process of growth,
It is very important. Of learning. Why? Ma'am, it is a natural process. Natural process. It is a motor state. Okay. And what about swimming? It's an art. It's a learning. It is not, ma'am. It is a For skill. human being, it is not. For the human being, it is not. It is learning. Okay. Thank you so much for your cooperation. Exactly. There is two type of behavior. One is innate behavior and another is acquired behavior. Innate behavior are the behavior which are built up in our genetic makeup. वो हमारे जेनेटिक मेकअप में होते हैं, उनको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है. जैसे कोई भी बच्चा है, वो ग्रोथ चलने वो लगेगा ही. कब? जब मैच्योरिटी आ जाएगी. बोलने वो लगेगा अगर उसको वो सराउंडिंग मिलेगी. और अगर आप लोगों ने वो एक जंगल बुक देखा होगा, मोगली, हम लोग के समय में आता था DD1 पे. हम लोग तो DD1 वाले एज ग्रुप के हैं ना, तो केवल एक ही आता था. तो वो अगर जानवरों के बीच में रह रहा है तो वो जानवरों की लैंग्वेज बोलेगा, वो ह्यूमन बीइंग की नहीं बोलेगा. लेकिन उन्होंने वो सीरियल इस तरह से डिजाइन किया था कि वहां जानवर भी जो थे वो क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज बोलते हैं, बात करते हैं. तो वो बोलना भी सीख लेगा. जिस लैंग्वेज में रहेगा वो उसको भी कंफर्टेबली अचीव कर लेगा. चलना भी सीख जाएगा. लेकिन कब चलेगा? 3 महीने का बच्चा है, आप कहो कि हम इसको चलना सिखा देंगे, उसको पकड़ के खींचना शुरू कर दो, चलना सीखो, तो भी वो नहीं चलेगा. हाँ, कब चलेगा? जब वो मैच्योरिटी अटेन कर लेगा. मैच्योरिटी की मतलब उसकी बोन और मसल्स उतनी मजबूत हो जाए कि वो चल पाए. उसके बाद अगर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग बढ़ा दोगे तो वो जल्दी चलने लगेगा. हो सकता है 9 महीने में चलने लगे, 10 महीने में या 1 साल में. या अगर किसी बच्चे को आपने एक भी दिन हाथ पकड़ के हेल्प नहीं करी चलने में या वॉकर नहीं प्रोवाइड किया तो वो भी चलेगा. वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल में चलने लगेगा या 2 साल में चलने लगेगा. सो चलना फॉर द ह्यूमन बीइंग इज नॉट लर्निंग, बट हाउ टू वॉक ऑन द रैम्प वॉक करना इज अ लर्निंग. क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एज ए मॉडल रैम्प वॉक कर सकें. क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, वो सिखाया जाता है. सो रैम्प वॉक इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. स्विमिंग हमारे लिए नॉर्मली साइकिल चलाना कितना आसान लगता है ना जब हम चलाना सीख जाते हैं. लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं तो कितना मुश्किल होता है, पता ही होगा, सबने सीखा होगा. लगता है कि कैसे ये 2 पहियों पे बैलेंस हो जाती है चीज. मुझे तो मैं सच में बताऊं, साइकिल चलाना जब सीखा था तो वो जितना टफ लगा तो उसके बाद कुछ भी नहीं, मतलब 4 व्हीलर उतना नहीं टफ लगा जितना कि साइकिल चलाना टफ लगता था. क्यों? क्योंकि उसको तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल है ना. लेकिन एक बार बैलेंसिंग आ गई स्विमिंग में, जब स्विमिंग सीख रहे थे तो लगता था कि नहीं कर पाएंगे, इट्स टू मच. लेकिन जब आ गई तो उसके बाद एक बार आप सीख लो और आप 10 साल तक स्विमिंग ना करो तो भी आप पानी में डूबोगे नहीं, आपको वो बैलेंसिंग आ जाएगी. और अगर जिसको स्विमिंग नहीं आती आप जरा उसको, तो वो एक बार भी सीधा नहीं हो सकता, ना तो बैक साइड ना तो फ्रंट साइड, किसी साइड से. साइकिल पे वो एक फिट भी नहीं, 1 मिनट के लिए रोक नहीं सकता, चलाना तो दूर. तो ये जो स्किल होती हैं, ये स्किल, इसीलिए मैंने बात करी थी कि इस स्किल पे एलिमेंट्री स्टेज पे फोकस इसलिए किया जाना चाहिए. मैंने 2-3 एग्जांपल आप लोगों को लिए, मैं रिपीट नहीं करूंगी. और खासकर बच्चों के साथ, क्योंकि अर्ली स्टेज पे लर्निंग बहुत स्ट्रांग होती है और वो अगर आपने काम कर दिया तो उसमें 2 एबिलिटी डेवलप हो रही हैं. एक तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, दूसरा वो उस पर्टिकुलर एबिलिटी को लाइफ लॉन्ग क्या करेंगे, अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे. और मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया है कि जैसे मान लिया अगर हम स्टिचिंग कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं, तो उसमें फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी कहाँ से आ जाती है? ये जो मनीष मल्होत्रा वगैरह है, ये क्या है? तो
वहां पे नहीं आती है, लेकिन अगर हम अपना काम कर लेंगे तो शायद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इसीलिए शायद स्कूलों में सिखाया नहीं जाता ये सारी चीजें, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती हैं। दूसरा, जो मैच्योरिटी से रिलेटेड बिहेवियर है, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, हम केवल उन्हीं को लर्निंग कहेंगे, बाकी को हम लर्निंग नहीं कहेंगे। स्विमिंग की बात चल रही थी तो स्विमिंग पे फोकस करते हैं। स्विमिंग में अगर हम बात करें तो फॉर अ डकलिंग, अगर एक बतख का बच्चा स्विमिंग कर रहा है तो उसके लिए वो इन्नेट बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि वो तो तुम उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो सीख ही लेगा, आज नहीं तो कल। अक्वायर्ड बिहेवियर नहीं है। तो हमारे लिए ये अक्वायर्ड बिहेवियर है, और बाकी बहुत सारे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए ये क्या है? इन्नेट बिहेवियर है। तो इन्नेट बिहेवियर के लिए लर्निंग नहीं एप्लीकेबल है, केवल वहां पे ग्रोथ का इंतजार करना है। लेकिन अक्वायर्ड बिहेवियर के लिए लर्निंग कंपलसरी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। वही सारी बातें कही गई हैं इस पूरी की पूरी स्लाइड में, जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। बहुत जल्दी जल्दी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं लर्निंग के। द ड्यूरेशन ऑफ द चेंज इज लॉन्ग टर्म रादर दैन शॉर्ट टर्म। मैंने आपको बताया कि इफ लर्निंग इज बेस्ड, इज लिंक्ड विद स्किल, नॉट बेस्ड, तो आप वो शॉर्ट टर्म नहीं होगी कभी भी, वो लॉन्ग टर्म होगी। मैंने 1 महीने लैपटॉप नहीं खोला, 1 महीने कोई भी लेक्चर नहीं लिया, लेकिन क्या मैं अभी अपने क्लास में जाने में कॉम्पिटेंट नहीं होंगी? या मैं क्लास में जा नहीं रही हूँ, 1 हफ्ते हो गए हैं, या मैं आपसे इंटरैक्ट नहीं कर रही हूँ, या मैं वो कंसेप्ट आपको नहीं बता रही हूँ। व्हाई? Because learning is not a short-term change in behavior. It is not the effect of drug. It is not the effect of alcohol. It is a permanent, relatively permanent change in behavior. The locus of change is the content and structure of knowledge in memory, and memory is permanent. Okay? Or the behavior of the learner. Behavior. जैसे मैंने आपसे क्या कहा, आप भले मेमोरी में मत रखो कि मैंने क्या लिया, क्या 28 डेज का प्रोग्राम है, कभी कभी 2-2 सेशन है, कभी कभी 3-3 या 4-4 रिसोर्स पर्सन आपके हैं, ठीक है? आप सबको याद भी नहीं रख सकते, जरूरी नहीं कि सबकी बातें भी याद रखें। आपको पूरे सेशन में पूरे 3 घंटे, जैसे मैं आपके साथ आज रहने वाली हूँ और फिर कल भी रहूंगी, तो जरूरी नहीं है कि आप मेरी सारी बातें याद रखिए। आपको जो ठीक लगे 2-4 चीजें अपने बिहेवियर में डाल लीजिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा रादर देन रोट लर्निंग, क्योंकि हम ऐसा कोई एग्जाम थोड़ी आपसे पूछने वाले हैं। क्लियर? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बिहेवियर ऑल्सो। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ चेंज इज द लर्नर्स एक्सपीरियंस in the environment rather than fatigue, motivation, drug, physical condition or physiological intervention. This is the point I'm continuously talking about. It is not under the effect of any external factor. ध्यान रखना है हमें। अब आपको क्या ध्यान रखना है? हाँ, इस पे जरा सा थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, स्कूल में क्या हो रहा है, हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ, ये कर लो। लास्ट लाइन पे बात कर रही हूँ, फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये कर लेना है। फिजिकल कंडीशन, पनिशमेंट हटाया गया है ना। पनिशमेंट क्या था? अच्छा, होमवर्क करके नहीं लाए हो? पुराने जमाने में एक मुर्गा बनाया जाता था, पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं। मैं तो डिस्कस करती हूँ क्योंकि मुझे पता है। जानते हैं मैम, जानते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। मुर्गा बनाना क्या था? फिजिकल कंडीशन। तो इस स्लाइड पे इसलिए बाद में आई हूँ कि ये बता दूं कि ये अपने प्रेजेंट इन्वायरमेंट में कहाँ पे रिलेट कर रही है ये सारी चीजें। फटीग क्या है? अभी शुरुआत बताया था ना, 7:15 पे बच्चा जा रहा है और 3 बजे तक उसको पढ़ना है। क्या? एक के बाद टीचर आ रहे जा रहे, बेल लगा, आ रहे जा रहे, बेल लगी, आ रहे जा रहे। आप लोगों के यहाँ महाराष्ट्र में जो मैंने एक प्रैक्टिस देखी, बहुत अच्छी लगी है मुझे। वो क्या है, एक लंच ब्रेक भी होता है और एक छोटा ब्रेक और होता है। स्कूल्स की बात कर रही हूँ, 2 टिफिन चलते हैं यहाँ पे। जो पार्टिसिपेंट्स आउट ऑफ द महाराष्ट्र हैं उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ। हमारे यहाँ एक ही लंच ब्रेक होता था, इतना उसका इंतजार रहता था कि पूछिए नहीं। क्योंकि क्या है, लगातार आ रहे हो जा रहे हो, 7:15 बजे से बच्चे को तुमने पकड़ लिया है, 3 बजे तक उसको तुम पकड़ के रखोगे। तो ये जो लिखा हुआ है फटीग, ये क्या है? ये उससे रिलेट कर रहा है।
तो ये सब लर्निंग कभी भी क्रिएट कर ही नहीं सकते। हमें जो लर्निंग करनी है वो कैसे होगी वो आगे खुद ही हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए ये डिस्कस कर दिया क्योंकि ये हमारा करंट सिनेरियो है, हमारे आसपास ये सारी चीजें चल रही हैं। पनिशमेंट को इसीलिए हटाया गया है। पनिशमेंट आप अगर लगातार देते हैं तो बच्चे को उसकी आदत पड़ जाती है, वो उसको एंजॉय करने लगता है। आप अपने भी क्लासेस में इसको देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल यूज करके देख सकते हैं। तो आगे डिस्कस करेंगे अभी जब कल वाले सेशन में कि क्या क्या हमें कर सकते हैं उसका ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट को हटाने के लिए, उसकी जगह पे हम दूसरी चीजें क्या यूज कर सकते हैं। फिर से वही है, when described in the simplest possible manner, learning is described as an experience acquisition process. एक्सपीरियंस जरूर होगा उससे। एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? गलती। जैसे मान लिया मैं कुछ ट्राई करूं खाना बनाने में और मेरे से वो ना बने, तो मुझे क्या मिलेगा? अंत में वो हो सकता है फेंकना भी पड़े, एडिबल भी ना रहे। ठीक है, टाइम भी बर्बाद हुआ, सब कुछ बर्बाद हुआ। अच्छा तो ये है कि कोई है नहीं तो डांटता कि तुम ये सब बर्बाद करने के लिए यही सब कर रही थी। अच्छा, और हम लोग उतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि अभी ये बच के आने वाला है, हम खाएंगे। लेकिन मिलेगा क्या? एक्सपीरियंस। We have to teach our students that they should enjoy their failure also in equal quantity as they enjoy their success. अब्राहम लिंकन ने भी अपने लेटर में ये बात कही थी कि हमें एज अ पेरेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज अ टीचर, क्योंकि हम एक क्लासरूम को इंटरैक्ट करते हैं। और मैं अपने को बहुत ज्यादा प्रिविलेज मानती हूँ और मैंने अपना ये एरिया इसीलिए चुना है कि आज आप मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स तो हैं ही हैं, ये मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम की। मैं एक साथ ये बात 100 लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ जिनके कमांड में, एक लोगों के कमांड में कम से कम 10-10 क्लास तो है ना, तो 10-10 क्लास तक आप पहुंचा पाएंगे और 100 फैमिलीज तक तो ये बात पहुंच ही रही है। सो दिस इज माई एरिया, व्हाई आई चूज। जैसे मेरा बैकग्राउंड मैम ने इंट्रोडक्शन दिया, आई एम MSc जियोलॉजी, मैं साइंस एरिया से हूँ। बाकी बाद में कुछ कल डिस्कस करूंगी। एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, मैं ट्राई भी कर रही थी क्योंकि वो एक बहुत लुक्रेटिव लगता है ना दूर से। पहले समय में, हम लोग के समय में 2 ही फील्ड होते थे, एक क्या? डॉक्टर, और दूसरा क्या? इंजीनियर। लेकिन अभी बहुत सारे फील्ड भी हो गए हैं और हम बताते भी हैं, बच्चों को काउंसलिंग भी करते हैं, इवन स्कूल्स में भी काउंसलर रखे जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं BEd MAd में, उनके कुछ जो ह्यूमैनिटीज एरिया वाले हैं, उनके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन इतने खराब होते हैं कि वो आगे TGT के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, PGT के लिए अप्लाई नहीं कर पाते। I am talking about the task of social sciences and हिंदी एंड संस्कृत। तो बच्चे बाद में बेचारे बहुत परेशान होते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? प्राइवेट से ये MA कर लिया, वो कर लिया, तो फिर उसके बाद वो एलिजिबल होते हैं। इवन मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैंने आफ्टर MSc BEd किया, उसके बाद MAd किया। BEd मैंने फोर्सफुली किया था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन MAd मैंने अपनी पूरी चॉइस के साथ किया था। इसलिए किया था क्योंकि BEd के समय में ये समझ में आ गया था कि ये एरिया बहुत अच्छा है और यहाँ से हमारा जो इम्पैक्ट होगा एज ए टीचर, अगर मैं साइंस टीचर रही तो मैं केवल एक पर्टिकुलर क्लास तक सीमित रहूंगी और अपने पूरे करियर में जितनी क्लासेस ले पाऊंगी वहां तक सीमित रहूंगी, जितने साल हमें पढ़ाना रहेगा। लेकिन अगर मैं टीचर एजुकेटर के एरिया में आई तो एक बार में मेरे पास, मान लिया हमारे यहाँ 50 के BEd है, 50 का MAd है, 50 का BEd MAd इंटीग्रेटेड है, तो हम किन को टारगेट कर रहे हैं? एक बार में, एक समय में मैं खड़ी हूँ क्लास में, तो मेरे पास 50 टीचर हैं। 50 टीचर का मतलब 50 क्लासरूम में मैं एक साथ अपनी प्रेजेंस बना रही हूँ। ये केवल अपनी एक क्लास की बात कर रही हूँ। अब हमारी प्रेजेंस कितनी क्लासरूम में आगे कंटिन्यू करेगी, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज द रीजन व्हाई आई चूज MAd। ड्यूरिंग माई MAd प्रोग्राम मैं लगातार ये सोच रही थी कि MSc बेकार हो गया, 2 साल MSc के तो बेकार हो गए, 2 साल MSc के तो बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर काउंसलिंग नहीं थी।
एमएड के बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो कॉलेज में आके पता चला, तो मैं वहां पे वो एमएससी मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, हमें हमारे एक स्कूल सब्जेक्ट में पीजी होना जरूरी होता है, तभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो हम लोग डबल पीजी होते हैं, एक मतलब एमएड और दूसरा हमारा एमएससी। तो एमएड भी एक पीजी डिग्री है। तो वही है एक्सपीरियंस बच्चों के अंदर डेवलप करना है और उनको काउंसलिंग के लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सबसे जरा पहली स्लाइड याद कर लीजिए, मैंने क्या लिखा था कि हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसको जब तक हम नहीं फोकस कर लेंगे कि हमें क्या क्या करना है और हमारा वो बाद में ये जो आउटपुट होगा ये क्या होने वाला है, तब तक हम इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर सकते और इफेक्टिव एक्सपीरियंस इनकलकेट नहीं कर सकते हैं। तो हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हैं, तो हम बच्चों की काउंसलिंग जरूर करें कि उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने चाहिए जो उनके लिए फ्रूटफुल होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगे, आगे उनको उसके साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओके पार्टिसिपेंट्स, गिव योर फीडबैक। Yes, ma'am. Yes, madam. यस मैम। ओके, एनी कंफ्यूजन? No, madam. क्योंकि यहाँ से हम दूसरे मोड में अब स्विच ओवर होने वाले हैं। लास्ट वाली लाइन को देख लेते हैं। लास्ट वाली लाइन इज द इट रीएस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पांस। स्टिमुलस क्या? मुझे मान लिया प्यास लगी है, तो हमारे पास क्या है, ब्रेन में वो रिसेप्टर्स हैं जो हमें ये मैसेज क्रिएट करते हैं कि हमें पानी पीना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं। लर्निंग भी एक बॉन्डिंग है। हमारे 5 सेंस चैनल होते हैं। कौन कौन से 5 सेंस चैनल हैं प्लीज आप लोग बताइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। Eye, ear, nose, skin, tongue. nose, tongue. एक मिसिंग है, 4 हुए अभी। Eye, ear, skin, nose, tongue. हो गए, 5 हो गए। स्किन मुझे सुनाई नहीं पड़ा था, शायद यह मिसिंग रहा होगा। केवल यही 5 सेंस चैनल हैं जिनसे लर्निंग हो सकती है। और अब हम साइंटिफिक व्यू की तरफ जा रहे हैं लर्निंग के, जहां पे लर्निंग में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है? बाहर कुछ भी, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने अपना वीडियो ऑन किया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन खुद भी मैंने इसलिए ऑन किया क्योंकि इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। कैसे? आप मुझे देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। क्लियर? Yes, ma'am. स्टिमुलस क्या है? अब आप अपने 5 सेंस चैनल में 2 सेंस चैनल यूज कर पा रहे हैं। क्या? एक देखना और दूसरा सुनना। ये जो पीपीटी है ये मैं चाहती तो ना चलाती या बंद कर दूं। तो अगर मान लिया आप मेरी बात एक बार नहीं भी सुन पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है, क्योंकि हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल लर्निंग के पता है, कोई भी एक इंसान एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद फोकस नहीं रह सकता, वो डिस्ट्रैक्ट होता ही है। तो हम वो टीचर नहीं है जो हम ये सोच रहे हैं कि आप मेरी पूरी बात सुन रहे हैं। आप लाख कोशिश भी कर लो तो भी आप मेरी पूरी बात नहीं सुन सकते। क्यों? इट इज साइंटिफिक फैक्ट। आपके सेंस चैनल इतना कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते कि आप डेविएट ना हो। आपके दिमाग में आएगा, मान लिया हमें मेस में खाना खाना है, तो मेरे दिमाग में हो सकता है लेक्चर लेते लेते आ रहा हो कि आज पता नहीं क्या बना होगा मेस में, हाँ, या अच्छा कितने बजे खत्म करेंगे। बीच में क्या मैं घड़ी, जैसे मैं मोबाइल देख रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या देख रही हूँ, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगी कि आप मुझे ब्रेक कितने बजे होता है, तो मैम ये कहते हैं कि कंटिन्यूटी में सेशन हम लोग कर लेते हैं, बस 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो मैं आपसे ये बताऊंगी ना, बोलूंगी कि नहीं कि अभी 10 मिनट का ब्रेक कब लेना होगा, तो आप लोग खुद बताइएगा। 1.5 घंटे पे लेना होता है, अभी हमारा 1 घंटा नहीं हुआ है, तो मैं घड़ी देख रही हूँ कि नहीं देख रही हूँ, बीच बीच में आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। तो यही बात आपको समझनी है। आपके क्लास में बच्चा बिल्कुल अटेंटिव बैठा है आपके सामने, आपको देख भी रहा है, बोर्ड की तरफ है, आप लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल सकता है। क्लियर? तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और हमें इसी पे काम करना है। अब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो हम क्या करेंगे बहुत कुछ को कम करने के लिए? स्टिमुलस वेरिएशन। अब मैं क्या कर सकती हूँ,
ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती हूँ ना, पानी बगल में रख रखा है कि जाना ना पड़े, क्योंकि अब यहाँ से उठ के तो नहीं जा सकती, क्योंकि माइक की अपनी एक लिमिट है। तो हम ना तो उठ के जाएंगे, तो पानी यही रखा है, लेकिन हमने पानी पी लिया, हम टाइम देख लिया कि हमें कितनी देर तक ये सेशन लेना है। हम लोग भी जब पार्टिसिपेंट रहते हैं तो हम लोग क्या देखते रहते हैं कि यार इनका कब खत्म होगा भाषण और कब हम फ्री होंगे। तो मैं बिल्कुल आप लोगों की पोजीशन में हूँ, ठीक है, बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ आप लोगों की पोजीशन पे। तो इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है आपके डिस्कशन के लिए। अब ये जो 5 सेंस चैनल हैं, ये कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। और अभी यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है जो कि बोल देती हूँ, आगे स्लाइड्स हैं उनकी, हम वहां पे कितना टाइम दे पाएंगे आई डोंट नो। इन्हीं 5 सेंस चैनल में जितने ज्यादा चैनल आप यूज करोगे, लर्निंग और एक्सपीरियंस और स्किल उतना ही ज्यादा परमानेंट होगा। एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हम लोग साइंस लैब में होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कोई चीज टच करके भी देख सकते हैं। टच करके क्या देख सकते हो? अगर हम लोग कहते हैं बेसेस आर स्लिपरी, नॉर्मली हम टच करने के लिए नहीं कहते हैं, या कहते हैं कि कोई चीज है वो क्रिस्टलाइन है या फाइन पाउडर है। कैसे पता चलेगा? टच करके। क्रिस्टल होंगे तो टच करके पता चल जाएगा, और पाउडर होगा तो टच करके पता चल जाएगा। अब क्रिस्टल इतने बड़े बड़े नहीं कि जो दूर से दिख रहे हो, कि एक जगह सैंपल रखा हुआ है क्रिस्टल का, कलर लिक्विड्स के अलग अलग तो हम आंख से देख सकते हैं, ठीक है। स्लिपरी, बेसेस आर स्लिपरी, हमको एलिमेंट्री पे पढ़ाना है, तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि लैब में जाके सारी शीशियों में हाथ डाल के देखो कि कौन सा स्लिपरी है, नहीं। लेकिन हम एक छोटा सा एग्जांपल उसको डेमोन्स्ट्रेट तो कर सकते हैं ना, कि हम जैसे साबुन का घोल है उसको टच करा के दिखा सकते हैं, उसी को लिटमस पेपर पे डाल के दिखा सकते हैं कि ये बेस है और ये देखो स्लिपरी है। उसको टच करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उसकी रिलेटिवली परमानेंट हो जाएगी। एसिड क्या है? खट्टे हैं। अब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम लैब में जाके सारी बोतल पी के देखो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री स्टेज पे नींबू का है रस, उसको टच करा के भी दिखा सकते हैं। नींबू का रस कहीं से भी स्लिपरी नहीं होता है, ठीक है, खट्टा भी होता है। इमली का है, दही है, दही कहीं से भी स्लिपरी नहीं होता है। आप सभी रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जितने ज्यादा सेंस चैनल हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किए जाएंगे, अब जैसे मैं यहाँ पे अगर आपके सामने होती खड़ी और आप लोग फेस टू फेस मोड में होते, तो क्या हो रहा होता? इसमें से कौन सी ऐसी चीज और ऐड हो जाती? मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैं तो प्रोजेक्ट भी करा रही हूँ बच्चों को, जो इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं, तो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस पे प्रोजेक्ट भी चल रहा है। अभी मैंने पहले डिस्कस किया है प्रीति मैम के साथ। तो आप बताओ, अगर मैं फेस टू फेस होती और आप लोग फेस टू फेस होते तो क्या इफेक्ट अच्छा हो जाता इसमें, जो अभी नहीं हो पा रहा है? मैम इंटरैक्शन के लिए तो अभी भी आप फ्री हो। आप, मैंने तो कहा ना कि आप पूछिए जो भी कुछ पूछना है, और आप कर भी पा रहे हो और मुझे देख भी पा रहे हो। हाँ बोलिए, क्या डिफरेंस हो जाता है? मैम आई टू आई कांटेक्ट। आई टू आई कांटेक्ट, वेरी गुड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं नहीं देख पा रही। अब बात समझ में आई आप लोगों को? यस मैम। मेरा देखना क्यों जरूरी है? भैया टीचर बोल रहा है, टीचर को बच्चों को देखने की क्या जरूरत है? हम देख करके क्या कर लेंगे? आप बता सकते हैं क्या कर सकते हैं? बच्चों का रिस्पांस कैसा है ये देख के ही टीचर को सिखाने की इच्छा होती है मैडम। देखिए, आप लोग इतने मैच्योर हैं, ठीक है, मैं जान रही हूँ कि आप सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, मुझसे सीनियर भी हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। मेरे साइड से यही प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, मैं आपकी पर्सनालिटी, और हाँ, आप मुझे जो देख पा रहे हैं तो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। जरा अपना स्कूल टाइम याद करिए, क्या आप अपने एलिमेंट्री टीचर्स को भूल गए हैं अभी? नो नहीं मैडम, कोई नहीं भूलता, ठीक है। हम लोग के समय नर्सरी नहीं होता था, एलकेजी होता था, तो हमारे से एलकेजी से स्टार्ट हुआ था। तो मुझे अभी भी हमारी वो टीचर याद है जो एलकेजी में हमें डील करती थी। उनके वो मूवमेंट्स याद है कि कैसे वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरह से वो मूवमेंट करके पढ़ाती थी, वो आज भी नहीं भूला है। दिस इज द इम्पैक्ट कि अभी हमारे बीच में ये सब क्या है, ये मिसिंग है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में ही एक फैकल्टी हैं,
वो एक HRDC में मैं लेक्चर लेने गई थी फेस टू फेस अमरावती। तो वहां पे वो एज ए पार्टिसिपेंट थे। तो वो जब यहाँ आए तो उन्होंने ये बताया, हम लोग की ग्रुप फोटो होती है जब वहां पे हम लोग फेस टू फेस मोड में करते हैं तो ग्रुप फोटो होती है। तो उनके पास हमारी ग्रुप फोटो थी, मेरे पास भी थी। तो वो उन्होंने मुझे जब यहाँ आके उन्होंने ज्वाइन किया तो उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी का नाम ही सुना था जब ये मैडम वहां एज ए एक्सपर्ट गई थी। तो वो अभी भी कुछ होता है, जैसे हम लोग की मीटिंग हो रही होती है और मैं जब ज्यादा परेशान होती हूँ और मुझे ये लगता है कि नहीं एटलीस्ट हमें कुछ बच्चों के फेवर में करना चाहिए। जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी हूँ तो मैं कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से नहीं रहती हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा बच्चों के साइड से आपको रहना पड़ता है, ठीक है। तो वो मुझे जब लगता है ना तो वो मुझे वो फोटो व्हाट्सएप करते हैं। जैसे अभी हम लोग की मीटिंग जिस दिन हुई थी तो कुछ मुद्दे ऐसे उठ रहे थे जिसपे मैं बोल रही थी, तो उन्होंने मुझे वो फोटो व्हाट्सएप करी और इशारा किया कि मतलब व्हाट्सएप अपना चेक करो। तो दिस इज द इम्पैक्ट, ठीक है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बॉन्डिंग दोनों साइड से है। भाई मैं भी तो नहीं देख पा रही हूँ आपको, आप मुझे पूरा नहीं देख पा रहे। मेरे जो स्टिमुलस वेरिएशन, हम लोग एक बीएड में लर्निंग इम्प्रूव, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए एक स्किल सिखाते हैं, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। क्या कि आप एक ही तरह ना रहो। हम ये कहते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे एक जगह खड़े रहते हैं और कभी कभी पढ़ाते समय जैसे हिलते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि नहीं मतलब कॉन्फिडेंस लाओ तो ये हिलना बंद होगा। तो अभी मैं क्या हूँ आपके सामने एक जगह जमी हुई हूँ। तो वो 13 स्किल्स की बात करते हैं, शायद किसी ने किया भी होगा, माइक्रो टीचिंग का टॉपिक है क्योंकि आपके, या आगे हो भी सकता है। तो उन 13 स्किल में तो कुछ भी नहीं हो रही है, मतलब एक दो स्किल को छोड़ के बाकी सब गैप है, मतलब सारी गायब है। क्या? एक तो मैं आपको नहीं देख पा रही, मैं आपका रिस्पॉन्स नहीं देख पा रही, ठीक है, आप मुझे नहीं देख पा रहे, मैं स्टिमुलस वेरिएशन नहीं कर पा रही, मैं रीइंफोर्समेंट नहीं कर पा रही। रीइंफोर्समेंट का मतलब कि जैसे मान लिया मैं, जरूरी नहीं है कि जो मुझे आंसर कर रहा है मैं उसको वेरी गुड बोलूं, बहुत अच्छा। अपनी क्लास में जो वो 4 बच्चे फ्रंट में भेजते हैं, तुम ही लोग बहुत अच्छे हो, तुम ही लोग हमेशा आंसर देते हो, और जो पीछे बच्चा बैठा है उसको हम इग्नोर करें। नहीं, हमको ये बोलने की भी जरूरत नहीं है वेरी गुड, हम केवल आपकी तरफ देख लें और मेरी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो बॉडी लैंग्वेज ही आपको रीइंफोर्समेंट दे देगी कि इन्होंने हमारे इस बिहेवियर को अप्रिशिएट किया। आपको ये भी पता चल जाएगा मेरे बिना बोले ही, केवल मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, कि मैंने सही आंसर दिया है या गलत आंसर दिया है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हमें मौका मिलता है स्कूल में या अपने जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे हमें इस स्टिमुलस रिस्पॉन्स को ध्यान रखना है, क्योंकि जो लर्निंग है इट इज प्योरली अ साइकोलॉजिकल फैक्टर एज वेल एज साइंटिफिक फैक्टर। भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और साइकोलॉजिकली तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है ही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों से इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ। अब क्या है, कुछ बातें की गई हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑल अबाउट द गैमेट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच मे हैव अ रिलेटिवली परमानेंट इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल। अगेन वही बातें हैं, परमानेंट इफेक्ट होना चाहिए। इज कंसर्न अबाउट एक्सपीरियंस एक्विजिशन, पहले भी बात कर चुके हैं। रिटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस डेवलपमेंट इज in a step by step manner, okay. Synthesis of both old and new experiences for creating a new pattern. अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। For the second point, I am reading again the last line, that is synthesis of both old and new experiences for creating a new pattern, ठीक। हम लोग जो फोटोग्राफ्स खींचते हैं, एल्बम बनाते हैं, पता नहीं अब एल्बम भी लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, कि सब कुछ ऑनलाइन रखते हैं। एल्बम बनाते हैं क्या आप लोग? कुछ फोटोज वगैरह प्रिंट निकलवाते हैं कि नहीं निकलवाते? निकलते हैं मैडम। उसको देख के क्या लगता है, जैसे कभी देखते हैं तो पुरानी यादें आ जाती है, पुरानी यादें याद आ जाती है, तो उससे क्या लगता क्या है? अच्छा लगता है, मजा आता है फोटो देख के, मजा आता है। मतलब
think we can say that it is a emotional or mental rest or Yes, entertainment. means मजा तो रील देखने में emotional आता and है ना, mental. 2-2 घंटे एक उसका कॉफी का ऐड आ रहा है ना नेस्कैफे गोल्ड का, 2 घंटे हमें दूसरे की लाइफ स्क्रॉल करने में बिता देते हैं। अपनी फोटो एल्बम देख के क्या लगता है, कौन सी खुशी है? अपनी लाइफ को स्क्रॉल करते हैं, याद करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इट इज this very line is related with that particular thing, synthesis of both old and new experiences for creating a new pattern. Okay, जैसे मैं पिछला आपको एग्जांपल देती हूँ, पिछले योगा डे पे हमारे डिपार्टमेंट में मतलब हमारे यहाँ टी शर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हम सब लोगों को कंपलसरी रहता है योगा डे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ऑर्डर रहता है, तो सारे लोग कंपलसरीली अटेंड करते हैं उसको। तो हम ये देखते हैं कि हमने कितना वेट गेन किया, पहले डबल एक्सेल पहन रहे थे टी शर्ट, या एक्सेल ले रहे हैं या एल ले रहे हैं, तो हम ये सब भी देख लेते हैं। तो पुरानी फोटो से ये सब भी दिख जाता है कि आइदर यू आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, ये भी पता चल जाता है। तो दिस इज अबाउट द सिंथेसिस ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। मैंने आपको अपने LKG की टीचर की बात बताई, कब, अभी, कितने साल बाद, रिलेट करना जरूरी है जिससे कि हमें समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग 3 डायमेंशंस की एक्टिविटी है। इट इज कॉग्निटिव, कोनेटिव एंड अफेक्टिव। ब्लूम टैक्सोनॉमी हुआ है टॉपिक या नहीं? हो गया है। तो तीनों डोमेन आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कॉग्निटिव डोमेन इज अबाउट द नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये सारी चीजें जो किताबी ज्ञान, कंसेप्ट, जितना कुछ आप बताते हैं, ये सब क्या है, कॉग्निटिव है। कोनेटिव का एक दूसरा नाम हो सकता है डिस्कस किया गया हो, इट इज कॉल्ड एज साइकोमोटर डोमेन ऑल्सो। स्किल ट्रेनिंग, जैसे एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए कोनेटिव डोमेन, मान लो कोई बहुत बड़ा सर्जन हो, न्यूरो सर्जन, उसके साथ कोई ऐसी इंसिडेंस हो जाए कि वो सारी जो थ्योरी उसने पढ़ी थी किताबों में वो भूल गया। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि स्किल, कोनेटिव डोमेन ऐसी चीज है कि वो आप कभी नहीं भूल सकते। क्या नहीं भूलेंगे? साइकिल चलाना, स्विमिंग। तो वो जो सर्जरी है वो कभी नहीं भूलेगा, भले वो थ्योरी वो भूल गया हो। थ्योरी में उसने क्या पढ़ा होगा, मान लो आई सर्जन है तो वो आई की स्ट्रक्चर बायोलॉजी वाले रिलेट कर पा रहे होंगे। हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक आउटर लेयर है, ये रेटिना है, ये येलो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनती है, ये वाली मसल्स हैं, नेचर ऑफ लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है, ये मसल्स जो हैं ये अगर दब जाती हैं तो क्या होता है, लेंस पे इफेक्ट पड़ने लगता है, तो हमें मायोपिया हो जाता है, प्रेसबायोपिया हो जाता है। दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, या इसको दूसरे नाम देते हैं, आप लोग साइंस के भी है, सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, नियर साइटेडनेस या फोर साइटेडनेस कहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें। वो सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अभी भी वो सर्जरी नहीं भूलेगा। तो लोग उसको चूज भी करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए, स्किल चाहिए, ठीक है। अगर मैं टीचिंग में जो स्किल चाहिए वो मेरे पास ना हो तो शायद मैं ये लेक्चर उतनी इफेक्टिवली डिलीवर ना कर पा रही होती जो टीचिंग स्किल्स रिक्वायर्ड है। कंटेंट थोड़ा इधर उधर होगा तो चलेगा भी, क्योंकि आप लोग खुद भी इतने हो। जैसे मैंने वो लेटर नहीं लगाया ना, मैंने स्टीव जॉब की स्पीच नहीं लगाई ना, मैंने क्या कहा, आप लोग देख ले, आप देख लो। लेकिन जो स्किल है, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सी बात कहाँ पे कहनी है, वो और आपके सराउंडिंग से रिलेट करके अगर मैं नहीं अपना लेक्चर लूंगी तो आप कहेंगे कि खुद का तो जो है ये स्लाइड पढ़ रही हैं मैडम जी, और हम लोग को बता रही हैं कि टीचिंग शुड बी, लर्निंग शुड बी रिलेटेड विद एनवायरनमेंट। कोनेटिव डोमेन इज दैट पर्टिकुलर डोमेन, जो स्किल आपने सिखा दी वो स्किल कभी नहीं भूल सकता है इंसान। 2 एग्जाम्पल आपके सामने है, स्विमिंग और साइकिल चलाना। साइकिल चाहे आप 20 साल ना चलाए हो, चला के देखिएगा, आप चला लेंगे। थर्ड वन इज अफेक्टिव एस्पेक्ट। अफेक्टिव मतलब एक डॉक्टर है, आपने उसको थ्योरी पढ़ा दी, बहुत अच्छा सर्जन भी बन गया, वो गाड़ी से जा रहा है, रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, जाम लगा हुआ है, एम्बुलेंस आने में टाइम है। अब वो क्या कर रहा है, खिड़की से उसने देखा, वो दूसरी तरफ मुंह कर लिया, ठीक है।
या बहुत ज्यादा हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल अगर उसका है तो वो हो सकता है ड्राइवर से कह दे, बता दो जाके आगे कि बस यहाँ से 500 मीटर पे ही हॉस्पिटल है, परेशान मत हो, किसी भी गाड़ी से लेके पहुंच जाओ। या तीसरा काम क्या कर सकता है वो, तुरंत इमीडिएटली, क्योंकि उसको पता है कि वो डॉक्टर है और वो वहां पे उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकता है। क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट्स होते हैं तो एक्सीडेंट में जो इनिशियल 1 आवर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आइदर इन केस ऑफ हार्ट अटैक ऑल्सो। वो अगर 1 घंटा सही से यूटिलाइज हो जाए तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन अब हमारा आगे 500 मीटर पे हॉस्पिटल है तो हम यहाँ रोड पे काहे इलाज कर देंगे। और फिर हो सकता है ये जो आए, क्योंकि पुलिस, हाँ फिर पुलिस वाले केस, तो वो रूल बदल गया है, लेकिन अभी भी लोग एक्सीडेंट साइट पे रोकते नहीं अपनी गाड़ी, काहे लिए, क्यों, क्योंकि पुलिस आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी, इट इज ट्रेनिंग ऑफ अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में ब्लूम टैक्सोनॉमी में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, मैं आपको एक बार वो सारे कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट होते हैं वो बोल भी देती हूँ। यहाँ पे लिखे नहीं है, स्लाइड में मैंने नहीं डाले हैं। इंपल्शन है शायद, आगे देखती हूँ, नहीं है। इंपल्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हैबिट फॉर्मेशन, नेचुरलाइजेशन। इस डोमेन से आपकी हैबिट बन जाती है, ठीक है। और वो हैबिट आपकी जो एक बार बन गई वो चेंज नहीं होती है। अब एक लॉ आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अगर एक्सीडेंट साइट से किसी को लेकर के आएंगे तो आपसे कोई पूछताछ भी नहीं की जाएगी, आपको दोबारा पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा तो इफेक्टिव डोमेन ट्रेंड है पहले से ही और वो बदलेगा नहीं। मैंने बोला कि स्टेजेस ऑफ लर्निंग होती हैं, हम कब क्या सीख सकते हैं, हमने जो पहले सीख लिया वो बदल नहीं रहा तो हम अपनी गाड़ी नहीं रोकते, हम क्या करते हैं, आगे निकल जाते हैं। और अगर एज ए डॉक्टर हम ना रुके तो जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि नीट एस्पायरेंट हैं और सुसाइड कर रहे हैं, मतलब जिसको खुद अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं पता है, सुसाइड कर रहा है, वो दूसरे की लाइफ की वैल्यू कितना करेगा। उसको तो उस एरिया में कायदे से जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन मम्मी पापा क्या है, वो बेच के रहेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं बन पाए तो बच्चा को बनाना है, चाहे कैसे भी बनाए। तो अफेक्टिव डोमेन इज हाईएस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन कि हम तभी मॉरल वैल्यूज भी इनकलकेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ लाइफ, अभी एक रील बहुत मैंने देखी है कि आप 6 महीने 2025 के बीते हैं, आपने क्या देखा है। स्टीव जॉब्स अपनी स्पीच में हाँ ये बात भी कह रहे हैं, उस जिसको मैं रिकमेंड कर रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने हर एक दिन को आखिरी दिन मानिए। तो जैसे मैं अभी आज क्या सोच रही हूँ, मे बी कि ये मेरा लास्ट लेक्चर हो। अब लग रहा होगा कि क्या इस तरह की फालतू की बातें करना। अहमदाबाद में जो लोग प्लेन पे बैठ रहे होंगे वो सोच नहीं रहे थे ये बात, ठीक है। एयर इंडिया, टाटा ट्रस्ट, ठीक है। तो और भी बहुत कुछ हुआ है। अभी कल ही के न्यूज में अमेरिका ने वहां पे जाके बम गिरा दिया, उनके सारे जितने एटॉमिक रिएक्टर्स हैं वो सारे डिस्ट्रॉय कर रहा है और पूछ नहीं रहा है। 2 हफ्ते का अल्टीमेटम देने के बाद पहले ही एक्शन ले लिया। क्यों? क्योंकि उनके इंटेलिजेंस से उनको रिपोर्ट मिल गई होगी कि कुछ गड़बड़ हमारे यहाँ करने वाले हैं। तो वो सुपर पावर अपने को मानते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो जाके पहले गिरा है। ठीक, दिस इज अबाउट द अफेक्टिव डोमेन। जो हमारी हैबिट बन जाएगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी, तो हमें इस पे एलिमेंट्री स्टेज से ध्यान देना है। दिस इज ऑल्सो ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस इज कॉग्निटिव, I am discussing about it. Any change in the emotion is affective, and cognitive is acquisition of new habit or skill. Is it clear, participants? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any query, questions? No, ma'am. नहीं. So this is about the stages of learning. ये एक साइकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट गैने, और अभी मैं घड़ी भी देख रही हूँ, तो आप लोग का ब्रेक मुझे कितने बजे देना है? 12 बजे। 12 बजे से कितने? 10 मिनट के लिए ना? आधे घंटे में। आधे घंटे का नहीं होता है, 10 मिनट का होता है। प्रीति मैम से भी मैं पूछती हूँ, देखती हूँ प्रीति मैम है क्या। प्रीति मैम, प्रीति मैम नहीं है, वो किसी काम में बिजी हैं। पार्टिसिपेंट्स आप क्लियरली बताइए ना कि कितने देर का ब्रेक देना होता है। 12 से 12:30 बजे तक ब्रेक रहता है। अच्छा, 12 बजे से 12:30 तक ब्रेक रहता है, फिर सेशन 12:30 पे शुरू होता है, फिर कब तक चलता है?
2 बजे तक। 2 बजे तक। तो क्या आप ये नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि जैसे मेरा इसका पिछला जो लेक्चर था तो प्रीति मैम ने ही कहा था कि इधर का ब्रेक हम केवल 10 मिनट का रखते हैं, क्योंकि आप लोग तो फ्री रहते हो कि आपको मान लिया वॉशरूम जाना है या कुछ भी करना है या कैसे करना है तो आप उसको कर सकते हैं, और हम 10 मिनट के ब्रेक के बाद ही कंटिन्यू कर लें। चलेगा मैम। तो ये आपके लिए बेहतर है, आप जल्दी फ्री हो जाते ओके हो मैम, चलेगा। और मुझे भी ठीक अच्छा है। लगता है इसलिए, क्योंकि मैं अपने यहाँ की चलेगा। जो ड्यूटीज होती है वो कंटिन्यू कर पाती हूँ। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, तो अभी मैं देख रही हूँ तो 12 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, तो हम लोग ना तभी क्या करते हैं, ब्रेक लेंगे और 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और कंटिन्यू करेंगे ना, क्योंकि हम जल्दी फ्री हो जाएंगे ना। ठीक है, तो मैं 1:30 बजे आपको फिर फ्री कर दूंगी, और ये पिछले लेक्चर में प्रीति मैम ने ही करवाया था, तो इस वजह से मैं आपको ये डिस्कस कर रही हूँ। ओके, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। रॉबर्ट गैने एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टेजेस ऑफ लर्निंग बताई। 8 स्टेजेस ऑफ लर्निंग होती हैं। कब किस स्टेज में हम होते हैं, लर्निंग हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे। At the earlier one, it is a signal learning. Signal learning कब, जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो वो क्या लर्न करता है, केवल वो ये देखता है, इसको आइडेंटिफाई करता है, अपनी मदर को आइडेंटिफाई कर सकता है, जो नियरेस्ट लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, अगर रो रहा है अगर वो उनको लेंगे तो वो कुछ सिग्नल्स हैं जो कि आइडेंटिफाई कर पाता है अर्लीस्ट स्टेज में। देन आफ्टर स्टिमुलस रिस्पॉन्स टाइप ऑफ लर्निंग, उसको पता है कि अगर मैं रोऊंगा तो हमें क्या है, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, कुछ पीने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चिल्लाऊंगा तो सामने वाले आके हमें अटेंड करेंगे। दिस इज द स्टिमुलस रिस्पॉन्स टाइप ऑफ लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग जो है वो अभी भी चलती रहती है, मैं आपको ये बता रही हूँ, और कोई भी स्टेज जो है वो खत्म नहीं हो जाती है। जैसे अभी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कैसे है, स्टिमुलस मैं यहाँ से आपसे कुछ पूछती हूँ तो आप क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो उसी के अकॉर्डिंग। और हम हमेशा ये सिखाते हैं कि जैसे मान लिया कभी कोई लड़ाई या झगड़ा हो रहा है, कोई आर्गुमेंट हो रहा है, तो सामने वाला आपको कुछ भी बोले आप मत रिस्पॉन्स करिए। क्यों? क्योंकि वो जो डिलीवर कर रहा है वो उसकी कैपेबिलिटीज है, और हम जो डिलीवर करेंगे वो हमारी कैपेबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो हम कोई भी लर्निंग की स्टेज स्किप नहीं करते, वो पूरे लाइफ लॉन्ग चलती हैं। लेकिन ये एक हायरार्की भी है कि जब बच्चा 1 साल का है तो उससे आप ये 8वां स्टेप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ही इज नॉट एबल फॉर द कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ओके, लेकिन हाँ, हम जो है हायर स्टेजेस पे भी क्या करते हैं, लर्निंग वो वाली फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है वर्बल एसोसिएशन। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स क्या करते हैं, जोड़ करके चीजों को रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। ABCD जो अर्ली स्टेज पे आपका जो जितना भी वोकेबुलरी में लैंग्वेज लर्निंग जितनी भी सिखाई जाती है, या 2 वर्ड जोड़ना, बच्चे कभी कभी पानी को मम, या मम्मी पापा को पापा, या मम, या कुछ जैसे भी वो एसोसिएशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं वो वर्बल एसोसिएशन। उसके बाद चेनिंग होती है। चेनिंग मतलब कि हम जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक लंबे स्टेटमेंट बना के बोल सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। चीजों में डिस्क्रिमिनेट करना। अर्ली स्टेज पे अगर आप किसी बच्चे को एक लंबे ग्लास में, मान लिया वो ग्लास आधा लीटर का है, भर के पानी रख दें और एक थाली में फैला के आधा लीटर पानी रख दें, आप पूछें कि दोनों में किसमें ज्यादा पानी है, उसको 1 सेकंड लगेगा आंसर देने में, वो फट से बोलेगा उसी ग्लास में ज्यादा पानी है। क्यों देगा? इसलिए देगा क्योंकि उसको ये पता है कि हम उस ग्लास में देख पा रहा है कि वहां पे ज्यादा पानी है, क्योंकि उसके अंदर देखो कंसेप्ट रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन की स्टेज पे है। 2 स्टिक है, जैसे सामने होती हूँ तो हम वो चीजें करके दिखाती हूँ, बराबर साइज की हो, एक को आप आगे रख के दिखाइए, एक को पीछे, दोनों में पूछोगे कौन लंबा होगा तो फट से बताएगा आगे वाला। ये जो अब तो मिट्टी का यूज नहीं होता है अपने उसमें, जैसे कुछ भी बनाना है, क्या आता है, क्ले आती है। तो जैसे अगर हमने मिट्टी का एक बड़ा गोला रखा और उसी मिट्टी की मान लिया 10 छोटी छोटी गोली बना दी, पूछा कौन सा ज्यादा है, तो उसका तुरंत आंसर रहेगा क्या,
वो बड़ा वाला जो एक गोला है वो क्या है, ज्यादा है, और वो गोलियां कम है, बिकॉज देयर इज नो एबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, ठीक है। और उसके अंदर रेसिप्रोकल थॉट बिहेवियर भी नहीं आता है, वो चीजों को रेसिप्रोकेट भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए वो इस तरह की स्टेज पे है कि अभी वो ये आपको नहीं बता पाएगा कि किसमें क्या जाता है। उसके बाद जब वो स्टेज पार कर लेगा तो कंसेप्ट लर्निंग आएगी, तब आप कंसेप्ट्स पढ़ा सकते हैं। इसीलिए जब अर्ली स्टेज, इवन जो ये आगे की 1 2 3 4 5 है, मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि बच्चा जब तक सेकेंड तक भी है, क्लास सेकेंड, अभी क्या है, प्ले ग्रुप स्टार्ट हो गया है, प्ले ग्रुप, देन नर्सरी, देन LKG, फिर UKG, फिर 1 और 2, एटलीस्ट क्लास 2 तक तो हमें किसी भी चीज, किसी भी कंसेप्ट की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे ही हमें कंसेप्ट लर्निंग, फिर उसके बाद रूल लर्निंग, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग की बात करनी चाहिए, ठीक है। रूल लर्निंग क्या है, जो पहले से एग्जिस्टिंग रूल हैं उनको समझना, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो रूल है वही सही है। साइंस वाले रिलेट कर सकते होंगे कि हमेशा साइंस में, और थ्योरीज भी, अभी मैं आपको थ्योरी जो बताने वाली हूँ, तो हर एक थ्योरी के बाद एक दूसरी थ्योरी आती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो हमें बच्चे को एक चीज ये भी सिखानी है, भीड़ के 10 लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सही है, तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं सही नहीं है, गलत है, तुम्हारी इंट्यूशन कह रही है, तो तुम्हारे अंदर वो करेज होना चाहिए कि तुम उसको कहो कि हाँ ये सही नहीं है, गलत है, और तुम उसको प्रूफ करना। और हाँ, और अगर प्रूफ नहीं कर पाए, मान लिया तुम गलत निकले, तो गलत निकलने में मैंने पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि हमें दोनों चीजों को सेलिब्रेट एक तरीके से करना सिखाना है अपने बच्चों को। अगर हम सक्सेसफुल हो जाते तो हम बड़े खुश हो जाते, देखो देखा 10 लोग कह रहे थे कि ये गलत है, ये ऐसे है, देखा मैंने कहा था, मैंने कर लिया, तो मैं ज्यादा खुश हो रही हूँ। और मान लिया मैं गलत निकली तो मैं इतना दुखी हो गई कि अब हम सोच रहे हैं कि 10 लोगों का सामना ना करना पड़े। नहीं, गलती करना भी हमारा अधिकार है, तो अगर हमने गलत भी किया तो भी हमें उसको इक्वली सेलिब्रेट करना है, कोई बात नहीं, हमें एक एक्सपीरियंस मिला ना, बस हमें यही सिखाना है बच्चों को। ये मैंने बात आपको पहले भी कही। तो दिस इज अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। 3 थ्योरीज बेसिकली हैं। बिहेवियरल थ्योरीज हैं जो ये लर्निंग को बिहेवियरल एस्पेक्ट में देखती हैं। कॉग्निटिव थ्योरीज हैं जो लर्निंग को आपके कॉग्निटिव डोमेन के एस्पेक्ट में देखती हैं कि कितना आपने कॉग्निटिवली ब्रेन के स्ट्रक्चर पे कैसे प्रोसीजर करी है। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेमोरी वगैरह की बात की जा रही है, और यहाँ पे बिहेवियर की बात होगी बिहेवियरिज्म में। और सोशल लर्निंग थ्योरीज जो होंगी वो फोकस करेंगी सोशल बिहेवियर पे। जैसे आपको कौन सा कपड़ा कब पहनना है, कहाँ सीखते हैं, किस स्कूल में सिखाया गया था? हाँ, कहीं बताया जाता है क्या कि कब हमें कौन सा कपड़ा पहनना है? किसी का माइक रिस्पॉन्स करने के लिए अनम्यूट किया है, या अगर हो गया है तो हो रहा है। हम कहाँ सीखते हैं कि कैसा कपड़ा अभी पहनना है? समाज में मैडम। सोशल लर्निंग, इमिटेशन, मॉडल्ड बिहेवियर। आप क्या देख रहे होते हैं? टीवी, मूवी, करंट ट्रेंड ये है। आप लोगों ने बहुत सारे, हम लोग तो क्योंकि बहुत एजेड लोग बात कर रहे हैं, हम क्लास 5 के या क्लास 2 के बच्चों से तो ये बातें भी नहीं करेंगे। आपने देखे ऐसे वही ट्रेंड्स रिपीट हुए हैं। आई एम वेरी सॉरी कि जो यहाँ पे हमारे मेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए वो ट्रेंड हमेशा लगभग एक ही जैसा रहता है। फीमेल पार्टिसिपेंट्स की बात कर रही हूँ, कैसे ट्रेंड जो है वो रिपीट होते हैं हर चीज के, और हम लोगों ने देखा इस चीज को और हम उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। तो दिस इज अबाउट द सोशल। हमें सोसाइटी में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं। किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, वो म्यूट कर ले। पार्टिसिपेंट, यू आर एबल टू चेक द या फिर Please unmute so please mute yourself. I'm requesting to you, sir.
मैडम 1 मिनट, If हाँ you are 1 मिनट, 1 मिनट please mute yourself. मैडम किसका माइक ऑन है? कैन यू? प्रदीप जसवाल, प्रदीप जसवाल। कृष्णा कारू सर, उनको मैसेज करिए, शायद वो मैसेज देख पाए। एक मिनट मैडम, प्लीज होल्ड करिए। प्रदीप सर, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। एक मिनट, हाँ आई कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करती हूँ, मैम उनको इंटरेक्ट कर लेंगे उनसे बात करके, ठीक है। मैं आगे चलती हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है लेकिन हम लोग टाइम भी वेस्ट मैंने करते उनको हैं ना रिमूव कर दिया है। Okay, thank you so much. We should focus on factors affecting learning. Already discussed that there are two factors. One is learner related factors and second one is environmental related factors. Okay. And learning is a product of environment as well as capabilities of learner. तो learner related factors में क्या क्या आता है? What is the motivation of learner? Maturity level of learner. मैंने आपको बताया कि अगर मान लिया आप चाहो कि आपका बच्चा क्लास 5th से ही नीट की प्रिपरेशन करने लगे, अभी क्या है 9th में बच्चा जाता है और 9th में सीबीएसई के बहुत सारे डमी स्कूल चलते हैं, उसमें एडमिशन हो जाता है और वो नीट के लिए IIT जी के लिए प्रिपरेशन करने लगता है। उसको 9th नहीं पढ़ने दे रहे, पहले उसको नीट और IIT जी कराए दे रहे हैं। तो लेवल ऑफ मैच्योरिटी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आफ्टर 12th करा लेंगे, क्या दिक्कत है? लेवल ऑफ एस्पिरेशन, उसका लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या है? वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए NEP 2020 में बहुत जरूरी बात कही गई है। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, मैं भी सबसे पहले क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर, ठीक है। तो मैंने बहुत एग्जाम्स भी दिए और उस समय कॉमन नीट नहीं होता था, अलग अलग एग्जाम होते थे, बहुत सारे एग्जाम दिए और नहीं सक्सेस हुई। तो उसके बाद लास्ट में फिर मैंने अपना एरिया चेंज किया। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, ठीक है। तो अब मैं जब हॉस्पिटल्स को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ जो ये नहीं मिला। उनका नेचर ऑफ जॉब देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि अच्छा हुआ मेरे को नहीं हुआ। अब मुझे मतलब वो वाली बात जो कहते हैं ना, भगवान जो करते वो अच्छा करते, वो समझ में आने लगी। क्यों? क्योंकि मैंने उतना इंतजार नहीं किया कि जो हम खुद नहीं कर पाएंगे वो अपने बच्चों के ऊपर फोर्स करेंगे। मैंने सीधे शादी कर ली कि चलो पहले शादी कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जब देखा तो देख करके अब लगता है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनो। बच्चा क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, कभी हमने इस पे बात ही नहीं करी। उसकी स्टडी हैबिट्स क्या है, कभी हमने बात नहीं करी। मैंने बताया कि डॉक्टर और इंजीनियर पहले दो ही एक फील्ड होते थे, तीसरा कोई फील्ड ही नहीं था। और बच्चे को भी एक्सपीरियंस नहीं होता था कि कैसी वर्क कंडीशन होगी। ड्यूरिंग द कोविड कंडीशन हमने देखा है डॉक्टर्स के क्या हाल हुए थे, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में भी हम देखते हैं उनको फेस्टिवल्स पे तो और छुट्टियां नहीं मिलती हैं। दीपावली है तो लोग पटाखे चलाएंगे ही, जलेंगे ही, इमरजेंसी होंगी ही, इवन ज्यादा होंगी तो ड्यूटी और बढ़ जाती है, आपकी सारी छुट्टियां कैंसिल हो जाती है। क्लियर? कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग होनी है तो जिस तरह से वो वज्र जाता है, मतलब पुलिस, हाँ पुलिस में भी यही है कि आपकी छुट्टियां कैंसिल हो जाएंगी, वज्र जाता है। और हाँ, यूपीएससी का भी बड़ा टारगेट लोगों के दिमाग में भरा होता है कि हमें वो बनना है, ये बनना है। उनकी जिंदगी अगर 2 दिन जी के दिखा दी जाए तो फिर हम सही अपनी डायरेक्शन तय करने में सक्षम हो जाएंगे कि क्या हम उस लाइफ को जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी देखते नहीं है वो लाइफ, केवल हमने क्या होती है, सुनी होती है। और हम NEP 2020 में ये कहा गया है कि उस फील्ड के पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स को बुला के आप इंटरैक्शन कराइए या बच्चों को फील्ड पे ले जाके इंटरैक्शन कराइए। मैं हमेशा है चाइल्ड लेबर आप कितना भी पढ़ाओगे समझ में नहीं आएगा। एक दिन जरा बच्चों को ले जाओ ना, एक अगरबत्ती होती है, आप लोग जलाते हैं ना,
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वो अभी भी मशीन से नहीं बनती है, वो हाथ से ही बनती है, और वहां पे बहुत चाइल्ड लेबर का केस है। अभी 2 साल पहले की एक न्यूज थी, मैंने डिलीट कर दिया। फैक्ट्री थी, उसमें बहुत सारे बच्चे काम कर रहे थे और आग लग गई थी, और केवल एक भी एग्जॉस्ट नहीं था, केवल फ्रंट पे एक विंडो थी ऊपर एग्जॉस्ट के लिए, पूरे के पूरे लोग जल गए थे। तो कोई चाइल्ड लेबर अगर बताने से समझ में आने लगे तो ये तो इम्पॉसिबल चीज है ना। तो डॉक्टर की लाइफ भी हमें एक बार दिखानी चाहिए ना ले जा करके, या डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस शेयर कराने चाहिए। मेरा एक अभी स्टूडेंट है बीएचयू में एमएड का, वो अभी पोस्टेड है वहां पे, नैनीताल के पास कोई जगह है, वहां पे कमिश्नर है। तो वो ये कह रहा था कि कभी कभी जैसे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बात करते हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, बीइंग द काउंसलर, तो वो फ्रस्ट्रेटेड जैसे बात करते हैं। अब शायद आपके ब्रेक का समय हो गया है, तो मैं ब्रेक ले लूं? यस मैम। है ना? देखिए मैंने बिल्कुल टाइम से आपको ब्रेक दिया है, और क्या कहते हैं, हम बिल्कुल टाइम से ही आएंगे, ओके, वापस भी। तो हमें 12:10 पे मिलना है, ओके? ओके मैडम। ओके ओके मैम। ओके मैडम। त्या एका लेक्चररचा मोबाईल हँग झाला, मग बंद केलं वाटते. हो, आणि लेक्चर चालू आहे, त्यामुळे सगळीकडे गोंधळ झाला. अशी लोक करतात, त्याचे मेसेजेस हे सगळं बंद झालं. आणि आता मला दुसरीचा उत्तर आहे तर आपल्याकडे शिकवणारे मॅडम चालू आहे ना, सर आहे की मॅडमचं. त्याच्यात होते जे म्हणते मला आणतो मग आम्ही पूर्ण जातो बरं किराणाला गेलो. चिमणी पण पाहिजे होती आणि जास्त पिकाची खूप काही दिसलं.
म्हणायचं. हो मी तुम्हाला डेट्स पाठवते काही प्रॉब्लेम नाही. त्यातनं तुम्ही सरांशी बोलून तुम्ही डेट्स पिक करून मला मग कळवा की ही डेट आहे बा. हो हो म्हणजे मी लेटरमध्ये तशा डेट्स टाकते. ओके मॅडम ओके थँक्यू बाय बाय. फ्रेंड्स मैडम ने ब्रेक दिया है क्या? हाँ मैम. मैडम Yes, ma'am. ओके ओके ठीक है रिकॉर्डिंग. 10 मिनट का ब्रेक दिया है जी जी मैडम. और